इस कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से, जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर एक सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी ने उस पर पानी उछालकर उसकी सिगरेट बुझा दी। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। यहाँ वह सिगरेट पानी में बहते हुए सीधा एक सीवर में जा गिरी और ये सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वह ब्रिज के नीचे मौजूद उस गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों का मुआयना करने लगा। और इस दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का ख्याल आया। अगली सुबह वो अपने एक फ्रेंड सबस्टीन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सबस्टीन को भी पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए वह भी इस प्लान में शामिल हो गया। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स और कुछ हथियारों की जरूरत थी, पर फिलहाल इन दोनों की जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिबाउस नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त था। हालांकि डिबाउस के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी का पता दिया। दरअसल मारियो भी एक चोर था और वह आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ उसने मारियो से कहा, अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिर भी वो इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को उस सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप में गए और उस टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मापा। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो ने मारियो से कहा, हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर है। हालांकि मारियो को इस बात की फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो ने उससे कहा, हम यह चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। यह मारियो ने भी उसकी बात मान ली और फिर यह लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। इस दौरान इन्हें पता चला कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया, मोशन सेंसर्स हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वो अपनी बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अगले दिन एंजो उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वह बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर। लेकिन इसी बीच बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। असल में यह एंजो की एक चाल थी ताकि वह बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। यहाँ गार्ड्स ने एंजो के कैमरे को चेक किया पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला, क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगे एसडी कार्ड को निकाल दिया। चूंकि गार्ड्स को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास गया और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो उसने उन फोटोज को देखकर बनाया था। यहाँ एंजो ने सभी को बताया, हम बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर बेसमेंट में मौजूद है। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर के बीच की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए। इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घूमा उसे काउंट करके इस दूरी का पता लगाया। अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वह सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाए। इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि जिन पैसों को वे चुराने वाले हैं, बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस मौजूद है। इसका मतलब यह था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात ये सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और इस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसके साथ ही इन्होंने अल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपने प्लान में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बैंक के अंदर मौजूद उन सभी लॉकर्स को खोलेंगे कैसे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स मौजूद थे और अगर इन्हें एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगता है तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में इन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अगले दिन मारियो उस बैंक के एक दूसरे ब्रांच में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया। इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा। अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी वहां पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि इन्होंने ये वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। इससे पहले कि पुलिस को इन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया, यह लोग हमारे गेस्ट हैं और हमारा इंतजार कर रहे थे। उस रात ये लोग दोबारा उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद इनकी ड्रिल मशीन टूट गई और इनका काम ठप पड़ गया। ये देखकर मारियो काफी नाराज हुआ
और इन सभी से कहा, मैंने पहले ही इस काम में अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता। इतना कहकर मारियो वहां से चला गया। उस रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तब बातों बातों में ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगली सुबह वो मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ एंजो बताता है, हम उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान ये था कि वह मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को लगेगा कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है। और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर इनका इंतजार करेंगे तब यह लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे। जब तक पुलिस को उस सुरंग का पता लगेगा यह लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वह अपने फिंगरप्रिंट छुपा सके। इधर सबस्टेंस सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अंदर आने के बाद इन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर्स को होस्टेज बना लिया। इधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में ये सब देख लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर अल्बर्टो बैंक के पार्किंग लॉट में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। यह सब देखकर एंजो ने एक होस्टेज को गन पॉइंट पर लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। यहाँ एंजो ने चिल्लाकर कहा, अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी होस्टेजेस को मार देंगे। इधर बैंक के अंदर मारियो ने एक होस्टेज को गन पॉइंट पर लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड से बाहर आने को कहा। पहले तो गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर मारियो के काफी धमकाने के बाद आखिरकार वह कमरे से बाहर आ गया। यहाँ मारियो ने इस गार्ड से उसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया, ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो वह इस फोन पर कांटेक्ट कर सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सभी कैमरों को बंद कर दिया ताकि गलती से भी इनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। वहीं दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया और वहां मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। इधर सबस्टिन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक पे आ गया। अंदर आने के बाद एंजो और सबस्टिन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिक्की से एक मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल सबस्टिन, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकर्स को केवल 7 सेकंड्स में खोल सकती थी। टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाया और इधर एंजो और सबस्टिन इन लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। इसी बीच मारियो को पता चला कि पुलिस वाले बैंक की छत पर आ चुके हैं। यहाँ मोरियो ने फौरन उस पुलिस वाले को फोन किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था। मारियो ने उसे धमकी दी, अगर तुमने अपने लोगों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो मैं अंदर मौजूद सभी होस्टेजेस को मार दूंगा। न चाहते हुए भी कैप्टन ने मारियो की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली बिल्डिंग पर 2 स्नाइपर्स को तैनात कर दिया ताकि मौका मिलते ही वह इन चोरों को शूट कर सके। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से कहा, तुम इस टाउन के मेयर से मेरी बात कराओ। कैप्टन ने जवाब दिया, मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहीं दूसरी ओर एंजो और सबस्टिन अब तक ही लॉकर्स खोल चुके जिनमें ढेर सारे पैसे और काफी सारा गोल्ड मौजूद था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की प्लानिंग में लगी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब ये सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके। कैप्टन ने मारियो को दोबारा कॉल किया और उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ही कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। इसी बीच हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन था। जब मारियो को यह बात पता चली तो उसने इस औरत को एक चॉकलेट दी और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया। जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात कराई तो वह उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से कहा, अब मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है। जब कैप्टन ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने उसे एक होस्टेज का नंबर दे दिया और जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और टाइम मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में ट्रांसफर करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और होस्टेज को मैनेज कर रहा है। इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी कि उस होस्टेज के फोन पर कॉल कर रहा है, लेकिन चूंकि मारियो ने इस फोन को ऑफ कर दिया था इसलिए कैप्टन को उस पर शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का तीसरा रास्ता था। बैंक के अंदर चोरों ने लूट का सारा माल कोट के अंदर भर लिया। एंजो ने अपने सारे
सारे हथियारों को बैंक के वॉल्ट में छोड़। यहाँ खुलासा होता है कि असल में ये सारे हथियार नकली थे, क्योंकि एंजो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो ने सभी होस्टेजेस को बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर लॉक कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। जब होस्टेजेस को चोरों के यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने। जब कैप्टन को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक के मेन गेट से अंदर भेजा और एक दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते से जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं, जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटाए और फटाफट अपने साथियों के पास आ गया। यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एंजो और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल एंजो ये जानता था कि पुलिस इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि वह सभी सीवर के रास्ते से भागने वाले, इसलिए एंजो और उसके साथियों ने इस सीवर में एक छोटा सा डैम बना दिया ताकि यह पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस दिशा में जा सके। इसके बाद कैप्टन बैंक के बेसमेंट में गया, जहां उसे वह सुरंग दिखाई, पर वह इस सुरंग के जरिए उन चोरों का पीछा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने सुरंग के मुंह पर एक बॉम्ब लगा रखा। हालांकि बहुत जल्द कैप्टन को पता लग गया कि उन चोरों के बाकी हथियारों की तरह यह बॉम्ब भी नकली था। लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह सारे चोर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। यहाँ एंजो और उसके बाकी साथी सीवर से होते हुए वैन में घुसे और फिर सबस्टिन ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद सबस्टिन भी ऊपर आ गया और फिर ये लोग यहाँ से निकल गए। और कुछ इस तरह चोरों के एक मामूली ग्रुप ने सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर कुल $30 मिलियन लूट लिए। चोरी के बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही इन्होंने उस वैन को भी जला दिया जिसे इस चोरी में इस्तेमाल किया गया। सारे सबूत मिटाने के बाद ये सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए और लूट के पैसों से एक आरामदायक जिंदगी बिताने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की वाइफ को पता लग गया कि उसका एक दूसरी औरत के साथ अफेयर। गुस्से में आकर वह सीधा पुलिस के पास गई और उन्हें उस चोरी के बारे में सारी जानकारी दी। जैसे ही पुलिस को उन चोरों का पता लगा, उन्होंने एक एक करके इन चोरों को धर दबोचा और इनका सारा पैसा जब्त करके इन्हें जेल में डाल दिया। इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जब एंजो जेल से रिहा हो रहा और मारियो एक महंगी गाड़ी में जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। यह खुलासा होता है कि एंजो ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था कि अगर वह सभी पकड़े भी जाए तो उन्हें कम से कम सजा मिले। चूंकि लूट के दौरान इन्होंने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए कोर्ट ने इन्हें केवल 7 महीनों की सजा सुनाई। इसके साथ ही बैंक के पास लॉकर्स में रखे पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सरकार को यह पता नहीं चला कि असल में इन चोरों ने कितने पैसे लूटे थे। हालांकि बैंक ने दावा किया कि उन चोरों ने कुल $25 मिलियन और कई किलो सोने की चोरी की थी, पर छानबीन के दौरान पुलिस को केवल $1 मिलियन मिले। इसका मतलब यह था कि उन चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा दिया था। आखिरकार एंजो और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और उन चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना कि इस मूवी को देखने के बाद आपको किसी वेब सीरीज की याद आई या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।